हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करें, किस प्रकार से याद करें। उसमें सिंपल क्वेश्चन का बेस क्या होता है। अगर आप मेरे को गाइडलाइनर मानते हैं और आप ये क्यूरियोसिटी रखते हैं कि मेरा बेस क्या रहा है, कि मैंने सिलेक्शन की तैयारी करी, किस प्रकार से करी, कौन सी बुक प्रेफर करी, उसको किस प्रकार से पढ़ा मैंने, तो मेरे पास में एक ही वर्ड है कि मैंने अपने सिलेक्शन बेस को क्लियर करने के लिए सबसे पहले प्रीति अग्रवाल की बुक को ढंग से क्लियर किया। क्यों क्लियर किया? 100 में से एवरेज 40 to 50 क्वेश्चंस एकदम सिंपल आते हैं और मेरे 10 ईयर एक्सपीरियंस के आधार पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीति अग्रवाल जैसी सिंपल बुक्स में से आते हैं। कई बुक्स हैं लेकिन मैंने जो प्रेफर करी वो प्रीति अग्रवाल करी। अब आज की डेट पे आज जो लेक्चर है वो टोटली बेस इसी चीज के ऊपर है कि प्रीति अग्रवाल की बुक के अंदर जो चार्ट्स हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी चार्ट्स, कम्युनिटी, न्यूट्रिशन, पीडियाट्रिक, जो इसके जो जितने भी चार्ट्स हैं वो कैसे याद करते हैं, बार बार उनको पढ़ना नहीं पड़े, कैसे प्रीति अग्रवाल की बुक को मात्र 7 to 8 डेज के अंदर कंप्लीट पूरा करा जाए। उसके अंदर अपन सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का। ये जो आज की क्लास है, ये क्लास आपके लिए सिंपल बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल द CHO एग्जाम्स, बिल्कुल सिंपल बेस्ड के वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे CRPF का, CHO का। इन छोटे एग्जाम्सों के अंदर आपको बोला जाता है वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीति अग्रवाल या प्रहलाद राम यादव या कोई सी भी अच्छी बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं जो मैंने पढ़ी है उसको किस प्रकार से पढ़ा है मैं सिर्फ वो आपके संग में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। इस लेक्चर के बाद में आपको जो भी जितनी भी सारणियां हैं वो आपको तुरंत याद हो जाएंगी। कोई खास निमोनिक नहीं है, हल्के निमोनिक है, ऐसा नहीं है राधा श्याम मिली, लंबे लंबे निमोनिक नहीं है, सिंपल से निमोनिक है जो आपको 100% याद होंगे। आपको कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी। अपना पहला पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हेलमिंथिस का। हेलमिंथिस, इसको बोलते हैं कृमि। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, सबसे पहला क्वेश्चन की फॉर्म समझिए। हुकवॉर्म इज कॉज्ड बाय, हुकवॉर्म इज कॉज्ड बाय, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि हुकवॉर्म का कारण क्या है। ऑप्शन में मिलेगा आपको एंटेरोबियस, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ऑप्शन बी टीनिया सेजिनेटा, सेजिनेटा। नेक्स्ट नंबर पे ऑप्शन सी आएगा एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, एंड डी आएगा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इस प्रकार से अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाए, लास्ट एग्जाम सीन मैंने देखा था अपने कैरियर के अंदर जोधपुर एम्स 2016 फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर के अंदर, इस प्रकार का क्वेश्चन
अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको बार बार चीजें रटने की जरूरत नहीं है, नाम भी इसी प्रकार का है। तो यहां पर अपन को इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करें, इसके लिए आपको हल्का सा टॉपिक समझना है। देखिए वर्म कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है राउंड वर्म, सेकंड नंबर पे पिन वर्म, नेक्स्ट नंबर पे टैप वर्म, नेक्स्ट नंबर पे हुक वर्म, एंड फाइनली गुनिया वर्म। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 याद करने हैं। 5 के अंदर आपके कंप्लीट क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली यहां पर निमोनिक याद करने की कोशिश करिए। निमोनिक बनाते हैं। पहला निमोनिक है आपके सामने GDM। ये बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना भी होगा। GDM गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस, इसको क्या बोलते हैं? GDM गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस, GDM। सेकंड नंबर पे आएगा अपने पास में T फॉर टी को टी के संग में जोड़ के रखना है। नेक्स्ट नंबर पे आएगा अपने पास में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कॉमन वर्ड है। स्टार्टिंग में जब आप एप्लीकेशन लिखते होंगे टीचर्स को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और अभी अपने हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर भी अपन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वर्ड को बहुत यूज करते हैं। इसके अंदर HOD की जगह क्या करना है आपको? इसके अंदर आपको O की जगह कर देना है A। HAD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही बोलना है, HAD याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पर आता है पब, एक ऐसा स्थान जहां पर मौज मस्तियां की जाती है, पब, PEV। नेक्स्ट नंबर पे रेल। देखिए 2 प्रकार की साउंड होती है, रेल और रैल। रेल और रैल ये साउंड होती है। मेरा जो वीडियोस है रेस्पिरेटरी के, वहां पर मैंने इसको डिस्कस भी किया था। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस की प्रेजेंसी के कारण से जो साउंड पैदा होती है उसे बोलते हैं रेल और रेल साउंड। तो मैंने उसका एक वर्ड रख लिया यहाँ पर, रेल RAL। ये है मेरे बनाए हुए निमोनिक, या फिर एक सिंपल निमोनिक जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं। दोबारा मैं निमोनिक को समझाता हूं ये क्या क्या है, फिर इसका यूज कैसे करेंगे वो समझाएंगे। देखिए GDM गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस, T को T से जोड़ा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD की जगह HAD कर दिया। पब ऐसा स्थान जब मौज मस्ती की जाती है। एंड रेल रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस की प्रेजेंसी के कारण जो साउंड पैदा होगी उसे रेल बोलेंगे, रेल और रेल बोलते हैं, पर रेल अपन ने यहां पर निमोनिक बना दिया। क्लियर? अब आपके पास में क्वेश्चन आएगा, देखिए इस प्रकार से। अगर आपसे बोले कि एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, टीनिया सैजिनेटा, नेक्स्ट नंबर पे एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो ड्रैकनक्यूलस
नेंसिस। प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए ताकि इस चीज को आपको रटना नहीं पड़े, समझना पड़े। एस्केरिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, लुम्ब्रिकॉइड। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडीनेल, ड्यूडीनेल। टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा। एंटेरोबियस, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, वर्मिकुलरिस। ये आपके सामने इस प्रकार से नाम रखे गए। अब आपको ये याद नहीं हो रहे कि राउंड वॉर्म का क्या है, पिन वॉर्म का क्या है, तो आपको एक निमोनिक याद रखने। हमने निमोनिक बनाया गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, T40, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ओ को हटा के HAD, पब PEV जहां मौज मस्ती की जाती है, रेल कैसे याद करने का तरीका था, रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस की प्रेजेंसी के कारण रेल और रेल साउंड पैदा हो गया। अब आप GDM को देखिए, जी के आगे क्या लिख रहा है, जी के आगे लिख रहा है D और M। जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है गूनिया, जी का मतलब क्या हुआ, ग्यूनिया वॉर्म। अब इसके आगे D और M आएगा, तो ये आपके सामने हुआ ग्यूनिया वॉर्म, समझिए, ये आपके सामने हुआ ग्यूनिया वॉर्म। अब इसके सामने वर्ड आना चाहिए D और M। यहां पर कौन सा वर्ड है, E और B, ये नहीं होगा, T नहीं होगा, A और D नहीं होगा, A और L नहीं होगा, D और M, ये देखिएगा, गौर से समझिएगा। इसका मतलब गूनिया वॉर्म किसके कारण से होगा, आप डायरेक्ट अब बता सकते हैं, गूनिया वॉर्म इज कॉज्ड बाय, गूनिया वॉर्म इज कॉज्ड बाय, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे गूनिया वॉर्म इज कॉज्ड बाय ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। क्लियर, इसका MCQ में भी आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास में गूनिया वॉर्म इज कॉज्ड बाय ऑप्शन A, B, C, D दे दे, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि GDM, तो गूनिया वॉर्म इज कॉज्ड बाय ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। सेकंड नंबर पे आता है अपने पास में, मान लीजिए हुकवॉर्म। अब ये है आपके पास में H का मतलब क्या रखेंगे अपन यहाँ पे, H का मतलब होगा हुकवॉर्म, और इसके आगे लिखना है आपको A और D। देखिए ये है हुकवॉर्म, इसके आगे T, ये नहीं होगा, EV नहीं होगा, A और D, ये रहा, बिल्कुल ये रहा, A और D। इसका मतलब हुकवॉर्म इज कॉज्ड बाय, हुकवॉर्म इज कॉज्ड बाय, तो आप बोलेंगे हुकवॉर्म इज कॉज्ड बाय एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडीनेल। हुकवॉर्म किस कारण से होगा, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडीनेल। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आप T को ही देख लो, यहां पर मैं बता रहा हूं T को T से जोड़ना है, T को किससे जोड़ना है, T से जोड़ना है। T, ये रहा T और ये रहा T, तो T4 यहां पर क्या है, T4 है टैपवॉर्म, और किससे जोड़ना है, T से जोड़ना है, तो T ये रहा। डायरेक्टली लिख दीजिए आप इस चीज को कि टैपवॉर्म इज कॉज्ड बाय टीनिया सेजिनेटा। क्लियर, ये क्लियर हुआ आपका, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब आया पिन वॉर्म। अब पिन P आगे E और B जुड़ेगा, ये AL है नहीं होगा, ADA नहीं होगा, TS है नहीं होगा, ये E और B, क्या है ये E और B। तो इसका मतलब पिन वॉर्म इज कॉज्ड बाय एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। पिन वॉर्म किसके कारण से होगा, पिन वॉर्म इज कॉज्ड बाय एंटेरोबियस, पिन वॉर्म इज कॉज्ड बाय एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। क्लियर। लास्ट अपने पास में बचता है राउंड वॉर्म, और आपको बताया मैंने इसके लिए निमोनिक RAL, R के आगे AL जोड़ना है, AL ये रहा, तो इसका मतलब राउंड वॉर्म इज कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए मैं इन सबको एक बार और वापस लिख रहा हूं। देखिए हुकवॉर्म किस कारण होता है, फाइनल आंसर है ये, हुकवॉर्म इज कॉज्ड बाय, राइट आंसर ये रहेंगे, हुकवॉर्म इज कॉज्ड बाय। आपको निमोनिक से याद करना बहुत सिंपल रहेगा, HAD, एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडीनेल,
ड्यूडिनेल। सेकंड नंबर पे आता है पिनवॉर्म। पिनवॉर्म आपको निमोनिक याद रखना है, PEV। एंटेरोबियस, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, वर्मिकुलरिस। नेक्स्ट नंबर पे टैपवॉर्म, टीनिया सैजिनाटा, T40। नेक्स्ट नंबर पर है गोनिया वॉर्म, तो इसका नाम होगा GDN, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। लास्ट में कौन सा बचा? राउंड वॉर्म, इसका RAL, इसका GDN। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, लुम्ब्रिकॉइड्स, ये इसके करेक्ट आंसर है। निमोनिक एरे, इनको याद करने का कल को अगर आप ये वर्ड भूल जाते हो, लेकिन अगर आपको नियम निमोनिक याद है, जी के आगे डी और एम जुड़ेगा, तो आपको ऑप्शन के अंदर देखना है कि डी और एम किसमें है। आप अगर ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस भूल गए हो तो डी एम से आप अपने आंसर को क्लिक कर सकते हैं। देखिए अब अपन क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन कोई आए कि हुकवॉर्म इज कॉज्ड बाय, अब आपको सिर्फ निमोनिक याद रखना है। निमोनिक क्या था इसका? HAD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, AO की जगह ए कर दिया। अब जिसके अंदर A और D आएगा वो इसका कॉज होगा। ये इसमें EV आ रहा है, ये सही नहीं है, T आ रहा है, सही नहीं है, AD आ रहा है, यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। क्लियर? तो आपके पास सामने सबसे पहले हेलमिंथिस क्लियर हुए। कौन कौन से हेलमिंथिस होते हैं? हेलमिंथिस में अगर बोले तो राउंड वॉर्म होता है, हुकवॉर्म होता है, गोनिया वॉर्म होता है, पिन वॉर्म होता है, एंड एक्सेट्रा। अब अगर यहीं पर अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन फंडामेंटल नर्सिंग के रिलेटेड कि जब किसी क्लाइंट को एंटी हेलमेंटिक एनीमा देते हैं तो प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है? आई अगेन रिपीट, जब किसी क्लाइंट को एंटी हेलमेंटिक एनीमा देंगे तो प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो आपको यहां पर याद रखना है कि हेलमिंथिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा एनीमा दे रहे हैं? एंटी हेलमेंटिस एनीमा दे रहे हैं। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? सिंपल से तरीके समझने की कोशिश करिए। जस्ट बिफोर गिवन एंटी हेलमेंटिक एनीमा, एंटी हेलमेंटिक एनीमा देने से पहले क्या देंगे आप? सिंपल एवैक्यूलेंट एनीमा देंगे। याद रखिएगा क्यों देंगे? क्योंकि सिंपल एवैक्यूलेंट एनीमा देने से फीकल मैटर पास आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब आप एंटी हेलमेंटिक एनीमा देंगे तो वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आएगा? हेलमिंथिस के कांटेक्ट में आएगा, जो कि म्यूकोसल लाइनिंग पर अटैच्ड है, और हेलमिंथिस को पैरालिसिस करके वो उसको इजीली बाहर निकाल देगा। अगर आपने एंटी हेलमेंटिक एनीमा देने से पहले सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा नहीं दिया तो फॉर द कॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फीकल मैटर वो पैरालाइज्ड नहीं होंगे, और जो आप डिजायरेबल इफेक्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एंटी हेलमेंटिक एनीमा देने से पहले प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो आपको याद रखना है सिंपल इवैक्यूलेंट एनीमा देना है। अब यहां पर हेलमिंथिस को हल्का सा डिस्कस करने के बाद में इसको कर देते हैं अपन कैटेगराइज्ड। देखिए कैटेगराइज करने के लिए आपको सिंपल से तरीके से याद रखना है। सबसे पहली बात, हेलमिंथिस के कितने ग्रुप होते हैं? सबसे पहले देख लो आप, हेलमिंथिस के ग्रुप होते हैं निमेटोड्स, सिस्टोड्स और ट्रेमेटोड्स। क्लियर? अब आपको क्या याद रखना है? सिस्टोड्स की बात करनी है। सिस्टोड के अंदर कौन से आएंगे? सिस्टोड के अंदर आएंगे टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोलियम। टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोलियम। क्लियर? टीनिया सोलियम। इसमें आपको एकदम माइंड को फ्रेश करके इन सारणियों को याद करना है। अब आपको मैंने कौन कौन से बताए? सबसे पहले बताया मैंने आपको निमेटोड्स, सेकंड नंबर पे बताया सिस्टोड्स और थर्ड नंबर पे बताया ट्रेमेटोड्स।
अब आपको सबसे पहले क्या बताया, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। तो आप इसको किस में रखोगे, सिस्टोड में याद रखोगे, कभी नहीं बोलना है आपको, याद रखिएगा, माइंड फ्रेश होकर के इस क्लास को समझो। टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनेटा कौन से ग्रुप का आएगा, तो आप डेफिनेटली बोलोगे सिस्टोड्स ग्रुप का आएगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आता है निमेटोड्स। अब निमेटोड्स में कौन कौन से आ रहे हैं, आपका एक आ रहा है राउंड वर्म, कौन सा आ रहा है, एक आ रहा है आपके पास में राउंड वर्म, एक आ रहा है आपके पास में हुक वर्म। क्लियर, आप समझिए। अब आपको ये निमोनिक क्या बताया था, RAL राउंड वर्म इज कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। सेकंड नंबर पे हुक वर्म HAD एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनिल। तो याद रखना है कि R मतलब राउंड वर्म और हुक वर्म किस ग्रुप में आएंगे, निमेटोड्स में आएंगे। किस में आएंगे, निमेटोड्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है विचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। विचेरिया ब्रोंकोफ्टाई के कारण क्या होता है, फिलेरिया होता है। क्या होता है, यहां पर लिख भी रहा है, क्या होगा, फिलेरिया होगा। फिलेरिया किस कारण से होता है, विचेरिया ब्रोंकोफ्टाई के कारण से हो रहा है, समझ रहे हैं। और नेक्स्ट है लोआ लोआ। लोआ लोआ किस के अंदर आएगा, बीमारी कौन सी है, लोआ लोआसिस, और किसके अंदर आएगा, नेमेटोड्स। देखिए अब इसको एकदम फ्री कर करके समझने की कोशिश करिए, गौर से समझिएगा। जो अपन ने अभी जो ये चार्ट देखा, इसको अब याद कैसे करें, माइंड को फ्रेश रखा, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, जितना समझा है उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले अपन ने क्या बोला यहाँ पे कि कौन कौन हेलमिंथीस की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप होंगे, हेलमिंथीस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला ग्रुप होगा निमेटोड्स, निमेटोड्स। दूसरे नंबर पे आएगा सिस्टोड्स और थर्ड नंबर पे आएगा ट्रेमेटोड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि निम्न में से हेलमिंथीस नहीं है, ऑप्शन में आ जाएगा प्रोटोजोआ। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि निमेटोड्स, सिस्टोड्स और ट्रेमेटोड्स क्या है, हेलमिंथीस है, समझ रहे। अब सिस्टोड के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया, सिस्टोड के अंदर क्या क्या रखेंगे आप, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनेटा किस में रखेंगे आप, सिस्टोड्स के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे नीमेटोड्स, नीमेटोड्स के अंदर क्या होगा, राउंड वर्म होगा। क्लियर। सेकंड नंबर पे क्या होगा, हुक वर्म होगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे फिलेरिया का कॉज क्या कौन करता है, फिलेरिया का कॉज, फिलेरिया कॉज करता है विचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। फिलेरिया इज कॉज्ड बाय विचेरिया ब्रोंकोफ्टाई। क्लियर, समझ रहे हैं, विचेरिया, विचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ब्रोंकोफ्टाई। और लास्ट में जाके लोआ लोआ, लोआ लोआसिस करता है। बस सिंपल सा है, आपको ट्रेमेटोड्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने सबसे पहले जो अपन ने सारणी देखी हेलमिंथीस, अब ये नाम आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये वो आपको निमोनिक याद रखना है। अब आपको याद रखना है कौन से हेलमिंथीस के अंदर कौन कौन से ग्रुप है, नेमेटोड्स है, सिस्टोड्स है, ट्रेमेटोड्स है, और अदर कोई भी नहीं है। अब अगर अपन बात करें नेमेटोड्स में कौन से होंगे, तो राउंड वर्म होगा, हुक वर्म होगा, विचेरिया ब्रोंकोफ्टाई कॉजेस फाइलेरिया एंड लोआ लोआ, समझ रहे हैं। एंड फाइनली सिस्टोड्स के अंदर क्या होगा, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा। क्लियर, ये आपके सामने एक और हेलमिंथीस का क्लियर हुआ। नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने दूसरी प्रोटोजोआ, दूसरी क्या है, प्रोटोजोआ। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आप लोगों ने बहुत प्लाज्मोडियम, फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सुनी होंगी बीमारियां, 10-12th क्लास से शुरू हो जाती है और फिर वो पीछे नहीं छोड़ती, कभी बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी, फिर मेडिकल के अंदर आ जाएगी। तो जो प्लाज्मोडियम जो भी आ रही है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कौन से ग्रुप का है, तो आपको सिंपल सा आंसर दे देंगे, इट इज रिलेटेड विद द प्रोटोजोआ। किसका है, प्रोटोजोआ। लेकिन अब अगर और डीप जानने की कोशिश करेगा कि प्रोटोजोआ के अंदर कौन सा है, तो याद रखना है स्पोरोजोआ। प्लाज्मोडियम से सब जो भी रिलेटेड है उन सबको एक ग्रुप में रख दो, और वो कौन सा ग्रुप है, स्पोरोजोआ। देखिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। क्लियर, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर,
समझ रहे हैं बात को? अगर आपसे बोले सेकंड नंबर पे कि ब्लैक वाटर फीवर किससे संबंधित है तो आप बोल देंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। आपसे पूछे ब्लैक डेथ किससे संबंधित है, क्या बोल रहे हैं आप? ब्लैक डेथ किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलेंगे? ब्लैक डेथ रिलेटेड विद द प्लेग। किससे संबंधित है? प्लेग से संबंधित है। समझ रहे हैं? प्लेग किस कारण होता है? प्लेग किस कारण होता है? प्लेग की खोज किसने की थी? तो आप यहां पर बोलेंगे प्लेग इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। किस कारण होता है? यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। क्लियर है? और इन्वेजिलेटर्स ने इसके यर्सीनिया। क्लियर? अगर आपसे पूछे ब्लैक वाटर फीवर किससे संबंधित है तो आप बोलेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। अगर आपसे पूछे ब्लैक डेथ किससे संबंधित है तो आप बोलेंगे प्लेग। अगर आपसे पूछे बोन ब्रेक फीवर किस में आएगा, बोन ब्रेक फीवर किस में आएगा, तो आप यहां पर तुरंत आंसर देंगे डेंगू के अंदर। क्लियर? तो इस प्रकार से कुछ आपके पास में क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने आपको यहां पर क्लियर करने की कोशिश की। ओवेल जो जाति होती है वो इंडिया में पाई नहीं जाती है, ऐसा कोई पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन आते थे, ऐसा कुछ है नहीं। अपन का क्वेश्चन की फॉर्म मैक्सिमम कहां पर रहेगी? प्लाज्मोडियम किससे संबंधित है तो आप बोल देंगे इट इज रिलेटेड विद प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कौन से संघ से संबंधित है? ये रहा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एक संघ याद कर लो, स्पोरोजोआ। और स्पोरोजोआ के अंदर क्या होगा वो आपको पता चल गया। सारे के सारे प्लाज्मोडियम रख करके और इसको फिनिश कर दो। यहां पर मलेरिया कोई ऐसा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता ही प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम क्या करता है, मलेरिया करता है। क्लियर हुई बात? तो यहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि प्रोटोजोआ जो है उसका एक ग्रुप है स्पोरोजोआ और इसके अंदर प्लाज्मोडियम की जातियां आती हैं। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में एक राइजोपोडा। क्या आता है? राइजोपोडा। राइजोपोडा, इसके अंदर आपको एक नाम याद रखना है जैसा कि दे रखा है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा, पेन चलता रहना चाहिए कॉपी के अंदर, जितना आप लिखने की कोशिश करोगे इनको इतना ही आपको याद होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर आपको याद रखना राइजोपोडा में क्या होगा? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एंड इट इज कॉजेस डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री हिस्टोलाइटिका। क्लियर? तो राइजोपोडा ग्रुप में कौन सी डिजीज को रखा अपन ने? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एंड इट कॉजेस अमीबिक डाइसेंट्री कंडीशन। क्लियर? तो आपके सामने ये भी क्लियर हुआ। अब आता है आपके पास में मस्टिकोफोरा। मस्टिकोफोरा के अंदर क्या आएगा? मस्टिकोफोरा के अंदर समझिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है काला आजार। काला आजार बीमारी किस कारण होती है तो आपको नाम तो याद करना ही पड़ेगा, लिशमानियासिस डोनोवेनी। क्या बोलेंगे अपन? लिशमानियासिस डोनोवेनी। तो यहां पर अपन लिख देते हैं लिशमानियासिस डोनोवेनी, लिशमानियासिस एंड फाइनली डोनोवेनी। बार बार पेन से लिखना है ताकि आप लोगों को बार बार लिखेंगे तो बार बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको वर्ड याद होंगे, कंफर्म याद होंगे। फाइलेरिया किस कारण होता है? विचेरिया ब्रोंकोस्टाई के कारण होता है। अगर आपको बोले काला आजार किस कारण से हो रहा है तो काला आजार किस कारण से हो रहा है आपको याद रखना है, काला आजार कॉज्ड बाय लिशमानियासिस डोनोवेनी। अगर आपसे पूछे कि अमीबिक डाइसेंट्री किस कारण हो रही है तो आपको बोलना है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण हो रही है। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका, कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से ध्यान रखें आप। नेक्स्ट नंबर पे आएगा ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस के कारण वेजाइनल ट्राइकोमोनिया होता है। क्लियर? और ट्रेपैनोसोमा ब्रूसी ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ दो याद रखनी है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखनी है लिशमानियासिस डोनोवेनी और दूसरा ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका आपको याद रखना है। क्लियर? और लास्ट में जाकर के सिलिएटा का कोई याद नहीं रखना है, बेलेंटाइडियम कोली कोई खास चीज नहीं है। यहाँ पर इसके जो लोकोमोशन मूवमेंट के लिए जो अंग होते हैं वो जरूर याद रखने कि स्पोरोजोआ में मूवमेंट का अंग कोई भी नहीं है, राइजोपोडा में सीडोपोडिया है, मस्टिकोफोरा में फ्लैजिएला है और सिलिएटा में सिलिया है। अब ये अपन ने सब कुछ याद करने की कोशिश करी, अब अपन को कितना याद रहा इस चीज को बनाने की कोशिश करो। देखो सबसे पहली बात करते हैं अपन, सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कितने संघ हुए? सबसे पहला हुआ सिलिएटा। क्या हुआ? सिलिएटा। मूवमेंट अंग क्या हो गया इसका? सिलिया। क्लियर? अब उसके बाद में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से याद रखो एमआर।
पहले क्या आएगा, मस्टिगोफोरा, क्या आएगा, मस्टिगोफोरा। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा राइजोपोडा, क्या आएगा, राइजोपोडा। और लास्ट फाइनली क्या आएगा, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। मैंने कोई निमोनिक नहीं बनाया है, मैंने आपको सिर्फ आपके माइंड में सेटअप करने की कोशिश करी है सारणी को, और अगर आपने ढंग से सेटअप कर ली तो इसका मतलब आपको फिर बार बार उसको याद करने की कोशिश नहीं है, डायरेक्ट आपको नाम याद हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से, सिलिएटा वेलेंटाइडियम कोली कोई खास वर्ड नहीं है सिलिएटा में, आपको याद नहीं रखना, पर ये याद रखना कि सिलिएटा का मूवमेंट अंग, लोकोमोशन अंग क्या है, तो आप बोल देंगे सिलिया। नेक्स्ट नंबर पे आता है मस्टिगोफोरा। मस्टिगोफोरा से पहले राइजोपोडा देख लो, एक ही वर्ड था, मैंने बताया था आपको, क्या बोलेंगे आप, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा, अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंड इट कॉजेज अमेबिक डाइसेंट्री कंडीशन। स्पोरोजोआ में क्या होंगे, ऑल प्लाज्मोडियम, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सिपेरम, ओवेल, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आता है मस्टिगोफोरा। मस्टिगोफोरा के अंदर क्या होगा, मस्टिगोफोरा के अंदर आपके पास में होगा, सबसे पहले नंबर पे मस्टिगोफोरा में आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिशमानियासिस डोनोवेनी, लिशमानियासिस डोनोवेनी। अब आपको याद रखना है डोनोवेनी, अब आपको याद रखना है कि ये क्या कॉज करेगा, काला अजार, क्या कॉज करेगा, काला अजार कॉज करेगा। सेकंड नंबर पे ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। इस प्रकार से आपके पास में सेकंड चार्ट भी कंप्लीट होता है कि प्रोटोजोआ के कौन कौन से संघ होते हैं। प्रोटोजोआ के संघ होते हैं सबसे पहले अगर अपन बात करें सिलिएटा, सेकंड नंबर पे एम आर मस्टिगोफोरा, आर फॉर राइजोपोडा, और फाइनली स्पोरोजोआ। सिलिएटा के अंदर आएगा वेलेंटाइडियम कॉली, सेकंड नंबर पे मस्टिगोफोरा, मस्टिगोफोरा के अंदर आएगा आपको लिशमानियासिस डोनोवेनी कॉजेस काला आजार, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, वेजाइनल ट्राइकोमोनाई। नेक्स्ट नंबर पे आएगा आर राइजोपोडा, राइजोपोडा में बताया मैंने आपको एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एंड इट कॉजेस मेबिक डाइसेंट्री, एंड फाइनली स्पोरोजोआ एंड इट प्लाज्मोडियम की ऑल स्पीशीज आ जाएंगे एंड दैट कॉजेस मलेरिया, क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर पे है अपने सामने थर्ड चार्ट, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। ये नियर बाई 99.99% के क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि ये कौन सी वैक्सीन है। अब इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला ये अब क्या होगा, किल्ड क्या होगा। कई प्रकार के न्यूमोनिक बना दिए, राम और सीता बना दिए, राम और श्याम बना दिए, कविता बहन संगीता बना दिया, लेकिन अपन कोई न्यूमोनिक नहीं बनाएंगे, सिंपल तरीके से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात समझिए, आपको जो किताब के अंदर दे रखा है, किसके अंदर, किताब के अंदर जो आपको सारणी दे रखी है उसको याद करना है, तो उसको इसी सिस्टम से बनाना है, अदरवाइज आपके वर्ड ऊपर नीचे हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात कि इसको बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका है बीवी, क्या नाम है, बीवी, समझ रहे हैं। बी फॉर बैक्टीरियल और वी फॉर वायरल, बी, दोबारा लिखा मैंने, देखिए समझिएगा, बी और बी, फर्स्ट बैक्टीरियल, क्लियर, और वायरल। तो निमोनिक क्या रखा अपने, बीवी, बैक्टीरियल एंड वायरल। अब ये ऊपर वाले को एक बार रख लो लाइव और नीचे वाले को लिख लो किल्ड। तो यहां पर लिख देंगे अपन लाइव, इसको भी क्या लिख देंगे, लाइव, और यहां पर क्या लिख देंगे, किल्ड, और यहां पर क्या लिख देंगे, किल्ड। तो आपके पास में चार कैटेगराइजेशन हुए जो अपन को मेनली याद करने, 1 2 3 और 1 4, इसको लिख लीजिए A B C D, A B C और D। लाइव बैक्टीरियल, लाइव वायरल, किल्ड बैक्टीरियल, किल्ड वायरल, समझ रहे हैं। पूरी तरीके से अपन उसी लाइन पे चल रहे हैं जो अपन को याद करनी है। अब आपको मेन क्या याद रखना है, और मेन याद करना है आपको सेकंड और थर्ड, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की, गौर से समझिएगा। लाइव वायरल का निमोनिक याद करना है, किसका याद करना है, लाइव वायरल का याद करना है। उसका क्या होगा निमोनिक, इसका निमोनिक होगा आपके सामने MMROA, समझ रहे हैं बात को। किसका बोला मैंने, दूसरे नंबर वाले का बोला, किसका बोला, दूसरे नंबर वाले का। देखिए दूसरे वाले का क्या बोला, MMROA, और तीसरे वाले का होगा DPT CPTH,
DPT CPT H। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले BV लिखा, B फॉर बैक्टीरियल, V फॉर वायरल। अब इसके अंदर सबसे पहले लाइव लिख दो, फिर किल्ड लिख दो, तो लाइव बैक्टीरियल, लाइव वायरल, किल्ड बैक्टीरियल, किल्ड वायरल। अब आपने ये बना लिया। अब इसके बाद में सेकंड और थर्ड को मेन कंसर्न रखा। सेकंड के अंदर निमोनिक जोड़ा MMR-OA और थर्ड के अंदर जोड़ा DPT CPT H। क्लियर। अब इनको बनाने की कोशिश करिए। MMR की फुल फॉर्म क्या रखेंगे आप, सबसे पहले लिखो M का होगा मीजल्स, क्या होगा, मीजल्स। क्लियर है। फिर सेकंड M, इसका क्या होगा, MMR, क्या होगा, मीजल्स मम्स रुबेला। दोबारा समझिए, MMR का मतलब मीजल्स मम्स रुबेला नहीं है। फर्स्ट M का मतलब है मीजल्स, सेकंड M का मतलब है MMR मीजल्स मम्स एंड रुबेला, और थर्ड R का मतलब क्या होगा, थर्ड R का मतलब होगा रोटा वायरस। क्या होगा, रोटा वायरस। नेक्स्ट नंबर पे O का मतलब क्या होगा, O का मतलब होगा ओरल पोलियो। क्या होगा, ओरल पोलियो। और Y का मतलब क्या होगा, येलो फीवर। क्या होगा, येलो फीवर। गौर से समझिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है येलो फीवर के ऊपर कि सबसे पहली वायरल जनित बीमारी कौन सी है, तो आप बोलेंगे येलो फीवर। और इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, 70D वैक्सीन। क्या नाम है, 70D वैक्सीन। किसके अंदर देंगे, तो आप बोलेंगे येलो फीवर के अंदर देंगे। समझ रहे हैं। तो अपन ने क्या निमोनिक बनाया, MMR-OA, मीजल्स, मीजल्स मम रुबेला, रोटा, ओरल पोलियो, एंड फाइनली येलो फीवर। नेक्स्ट नंबर पे DPT CPT H। इसके तो क्लियर पता ही है आपको, D फॉर होगा अपने पास में डिफ्थीरिया। क्या होगा, डिफ्थीरिया। सेकंड नंबर पे P नंबर पे होगा डिफ्थीरिया का पर्ट्यूसिस, एंड फाइनली T फॉर डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। क्या होगा, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है C के अंदर क्या होगा, C के अंदर होगा आपके पास में कोलेरा। क्या होगा, कोलेरा। नेक्स्ट नंबर पे P फॉर क्या होगा, न्यूमोनिया। क्या होगा, निमोनिया। एंड T मतलब क्या होगा, टाइफाइड। क्या होगा, टाइफाइड। और H का मतलब क्या होगा, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा हिब, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा बी। समझ रहे हैं। तो आपके सामने देखिए, दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूं जो मैंने बताया आपको। सेकंड और थर्ड में क्या बताया था, सेकंड बताया मैंने MMR-OA, मीजल्स, मीजल्स मम रुबेला, रोटा वायरस, ओरल पोलियो और येलो फीवर। और इसमें तीसरे में क्या बताया, DPT CPT H। DPT CPT H में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस। यहां पर होगा कोलेरा, निमोनिया, टाइफाइड और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा बी। क्लियर हुए। तो आपके दो क्लियर हुए, दूसरा तीसरा। फर्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। इसके अंदर अपन लिख देंगे लाइव बैक्टीरियल के अंदर एक तो BCG एक प्लेग, BCG एक प्लेग और एक टाइफाइड। ये तीन ही है, याद रखनी है, कोई खास बात नहीं है। बाकी जो बच्ची को चाहिए, जो आपको घूम फिर करके आ सकती है, वो हो जाएगी किल्ड वायरल में हेपेटाइटिस। क्या होगा, हेपेटाइटिस बी, रेबीज वैक्सीन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रेबीज वैक्सीन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, JE, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, किल्ड वैक्सीन के अंदर। चार्ट तैयार। क्लियर। दोबारा बना रहा हूं मैं चार्ट ताकि आपको एक बार याद हो, फिर मैं आपको किताब की बुक के आपको जो चार्ट है उससे टैली करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, BV। फर्स्ट क्या लिखेंगे, बैक्टीरियल। सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, वायरल। और फिर दोबारा BV लिख देंगे, BV। फर्स्ट क्या लिखेंगे, बैक्टीरियल। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे, वायरल। समझ रहे। यहां पर अगर अपन बात करें बैक्टीरियल वायरल, बैक्टीरियल वायरल, तो पहले क्या लिखना है, लाइव बैक्टीरियल, दोबारा लाइव वायरल, फिर किल्ड बैक्टीरियल और किल्ड वायरल। क्लियर। अब मैंने आपको एकदम सीक्वेंस बन चुकी है, 1 2 3 4। फर्स्ट पे क्या आया, लाइव बैक्टीरियल। सेकंड पे क्या आया, लाइव वायरल। थर्ड पे क्या आया, किल्ड बैक्टीरियल। फोर्थ पे क्या आया, किल्ड वायरल। क्लियर। सेकंड और थर्ड के ऊपर जोड़ दीजिए MMR-OA। फुल फॉर्म मीजल्स, मीजल्स मम रुबेला, रोटा वायरस, ओरल पोलियो एंड येलो फीवर। और किल्ड के अंदर क्या आ गया, किल्ड के अंदर आ गया DPT CPT H, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, कोलेरा,
और निमोनिया और टाइफाइड एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। किल्ड वैक्सीन के अंदर बाकी सारे जोड़ दो। यहां पर एक मिनट, थर्ड नंबर फर्स्ट पे क्या लिखोगे, बीसीजी प्लेग और टाइफाइड, क्लियर, टाइफाइड। और लास्ट में किल्ड वैक्सीन में क्या लिख देंगे, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके किल्ड वायरल में। तो अब अपन अपने चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। देखिए अपन को कहां तक पढ़नी है, अपन को सिर्फ आपको पढ़नी है 1, 2, 3 एंड फाइनली 4। इनको आपको देखना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है, बेमतलब परेशान नहीं होना है। समझ रहे हैं हम बात को? इन सबको पहले तो हटा दो, क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर पे देखो, सबसे पहली बात ये लिखा मैंने बी और वी, तो यहां पर लिख दिया लाइव, तो लाइव बैक्टीरियल, क्या लिख रहा है, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। दूसरे नंबर पे लाइव वायरल वैक्सीन, ठीक है। फिर दोबारा वी किल्ड लिख दो आगे, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन, किल्ड वायरल वैक्सीन, किल्ड वायरल वैक्सीन। सेकंड नंबर पे मैंने आपको निमोनिक बताता MMROA, इसके अलावा कुछ मत समझो। मीजल्स, देखिए फर्स्ट एम का मतलब क्या है, मीजल्स, सेकंड एम का मतलब क्या है, MMR, आर का मतलब क्या है, रोटा वायरस, ओ का मतलब क्या है, ओरल पोलियो, और वाई का मतलब क्या है, येलो फीवर। 70D वैक्सीन भूलना मत, याद रखना। समझ रहे बात को? नेक्स्ट नंबर पे है किल्ड। इसमें तीसरे नंबर पे क्या बताया था मैंने आपको, निमोनिक DPT-CPT-H, DPT-CPT-H, D फॉर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। फिर सी आया कोलेरा, कोलेरा के बाद में निमोनिया के बाद में टी फॉर टाइफाइड, और उसके बाद में हिब, क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। फाइनली इसमें क्या रख दिया, रेबीज रख दिया, हेपेटाइटिस बी रख दिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस रख दिया, और पोलियो जो सॉल्व टाइप की है ये तो हो गई सेबिन अगर पूछेगा MMROA, भाई सेबिन जो है ये क्या होगी, लाइव वायरल, और अगर सॉल्व टाइप की पूछ ले तो वो किल्ड वायरल। कोई खास बात नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर बताया BCG, टाइफाइड ओरल और प्लेग। तो इस प्रकार से आपने ये वाली चीज भी बिल्कुल क्लियर समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट नंबर पे देखिएगा आप जरा, इम्यूनिटी को आपको समझना है किस प्रकार से। इम्यूनिटी बहुत सिंपल है। इम्यूनिटी के अंदर आप रखें, इस चार्ट को याद करने के लिए आपको दो प्रकार की इम्यूनिटी रखनी है। फर्स्ट नंबर पे एक्टिव एंड सेकंड नंबर पे पैसिव। क्या लिखा आपने, एक्टिव और पैसिव। अब यहां पर आपको ये लिखना है, आपको ना, NA ना, फिर लिखना है ना, तो ये लिखा N और A। क्लियर बात समझ में आई? कोई खास कठिन चीज नहीं है। देखिए ऊपर देखिए जरा आप इस चीज को, यहां पर इसने पहले पैसिव दे रखा है और फिर एक्टिव दे रखा है। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको पहले एक्टिव लिखना है फिर पैसिव लिखना है, ठीक है। तो अब इसको जोड़िए, क्या बना, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्या बना, एक्टिव, देखिए एक्टिव एंड फॉर नेचुरल, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्लियर। दूसरे नंबर पे क्या बना, ये देखिएगा, एक्टिव, क्लियर बात, आर्टिफिशियल, ए फॉर आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्लियर, समझ में आ रही है? नेक्स्ट नंबर पे देखिए पी, पैसिव। अब एन का मतलब क्या है, पैसिव नेचुरल, एन फॉर नेचुरल, और आगे इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट नंबर पे पैसिव, ए फॉर क्या बताया अभी भी, आर्टिफिशियल, पैसिव आर्टिफिशियल और इम्यूनिटी। तो आपको क्या याद रखना है, ना, NA। क्लियर। एक्टिव इम्यूनिटी के आगे एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, और एक्टिव इम्यूनिटी के नीचे क्या लिखा, ना, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ना। क्लियर। आपके कितने पॉइंट बने, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। फर्स्ट नंबर पे याद रखें, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस, क्लिनिकल और
सब क्लिनिकल केसेस के अंदर से कौन सी इम्यूनिटी प्राप्त होगी, तो आप बोलेंगे एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। सेकंड नंबर पे याद रखें आप इम्यूनाइजेशन, क्या लिखेंगे आप, इम्यूनाइजेशन। थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे मदर टू फीटस कौन सी इम्यूनिटी प्राप्त होती है, थर्ड नंबर पे लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे रेडीमेड एंटीबॉडीज से कौन सी प्राप्त होगी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया आपके पास में कि टिटनस से कौन सी इम्यूनिटी प्राप्त होगी, तो पहले नंबर पे क्या था, पहले नंबर पे था आपके पास में ना, NA एक्टिव से आ रहा है, तो आप बोलेंगे एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्लियर। अगर आपसे पूछे मदर ऑफ फीटस के कौन से, तीसरे नंबर पे याद रखना है, तीसरे में किसका भाग है, पैसिव का भाग है ना, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्वेश्चन गलत जाने के बहुत कम चांसेस है। ये देखिएगा, समझिएगा, ये जो अब न्यू एडिशन है इसके अंदर थोड़ा सा पैसिव पहले दे रखा है, एक्टिव बाद में दे रखा है। अपन को पहले एक्टिव याद करना है, तो ये रहा एक्टिव और ये रहा पैसिव। तो यहां पर अपन ने एक्टिव के नीचे लिखा ना, NA, तो क्या बना, एक्टिव नेचुरल। देखिए एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। सेकंड नंबर पे क्या बना, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट नंबर पे ना, NA पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। फर्स्ट नंबर पे क्या बताया था मैंने आपको, क्लिनिकल सब क्लिनिकल केसेस, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस। दूसरे नंबर पे क्या बताया था, इम्यूनाइजेशन। तीसरे नंबर पे क्या बताया था, मदर टू फीटस। और चौथे नंबर पे क्या बताया था, रेडीमेड एंटीबॉडीज को एडमिट करना। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका ये भी चार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में कुछ टेस्ट। क्लियर। सबसे पहले समझिए दो प्रकार की बीमारियों के नेम। फर्स्ट बीमारी है किसिंग डिजीज, और दूसरे नंबर पे है डार्लिंग। क्लियर। किसिंग डिजीज और डार्लिंग डिजीज। अगर अपन बात करें किसिंग डिजीज की, तो अपन यहां पर बोलेंगे किसिंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। क्या बोलते हैं अपन इसको, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। क्लियर। और अगर डार्लिंग डिजीज की बात करें तो डार्लिंग डिजीज का अनदर नेम है हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्लियर। अब आपको देखिए किसिंग डिजीज और डार्लिंग डिजीज, किसिंग डिजीज का दूसरा नाम क्या हुआ, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और डार्लिंग डिजीज का क्या हुआ, हिस्टोप्लाज्मोसिस, आल्सो कॉल्ड धोबीज डिजीज कंडीशन। ये ज्यादा पेपर में नहीं आती है डार्लिंग, ज्यादा पेपर में आती है किसिंग। तो किसिंग के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसिंग डिजीज का दूसरा नाम क्या है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और इसका पॉजिटिव कॉज क्या है, तो आप बोलेंगे एपिस्टेन बैरर वायरस। एपिस्टेन बैरर वायरस इट्स कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इट इज कॉजेज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड आल्सो कॉल्ड किसिंग डिजीज कंडीशन। क्लियर। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की अगर बात करें तो इससे क्या होता है, स्प्लिन रप्चर होता है। क्या होता है, स्प्लिन रप्चर होता है। क्वेश्चन पेपर में आया कि व्हाट इज द प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन यू आर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस क्लाइंट। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा जब आप किसी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस क्लाइंट को कर रहे हैं, तो आपको लिखना है कंप्लीट बेड रेस्ट। क्या लिखेंगे आप, कंप्लीट बेड रेस्ट। क्यों, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, स्प्लिन रप्चर होने के चांसेस हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, तो आप लिख देंगे पॉल बुन्नेल टेस्ट। क्या बोलेंगे आप, पॉल बुन्नेल और टेस्ट। क्लियर, बात समझ में आनी चाहिए आपको। पॉल बुन्नेल टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, पॉल बुन्नेल टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और
किसिंग डिजीज कंडीशन। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं डार्लिंग के, हिस्टोप्लाज्मोसिस, दो बीच कंडीशंस के। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए एक बार, किसिंग डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इट कॉजेस एपिस्टेन बैरल वायरस, कॉजेस स्प्लिन रप्चर, सुपरियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, कंप्लीट बेड रेस्ट, अदरवाइज स्प्लिन रप्चर हो सकती है। समझ रहे हैं? ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसके टेस्ट का नाम है पॉल बुंडेल टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे याद रखें, S को आगे D से रखो और D को आगे S से रखो। क्लियर? कभी नहीं भूलोगे, कई बार पेपर में आता है। S फॉर सिक टेस्ट किस में देखने को मिलेगा? सिक टेस्ट इज इंट्राडर्मल टेस्ट, याद रखें। सिक टेस्ट किस में देखने को मिलेगा? तो आप बोलेंगे डिप्थीरिया में। किस में देखने को मिलेगा? डिप्थीरिया में। और डिक टेस्ट किस में देखने को मिलेगा? डिक टेस्ट देखने को मिलेगा आपको स्कारलेट में। किस में देखने को मिलेगा? स्कारलेट में। स्कारलेट फीवर में पश्चिया साइन होता है, बटरफ्लाई टंग होती है, तो याद रखें। तो S को D से जोड़ो, D को S से जोड़ो। अब आप आगे की तरफ अगर अपन इसकी जो सारणी है इसको देखने की कोशिश करें, कौन से समझिएगा, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, जो जो पढ़ रहे हैं वो देखिए। पॉल बुंडेल टेस्ट क्या बोला? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस आल्सो कॉल्ड किसिंग डिजीज कंडीशन। किस कारण से हो रहा है? एपिस्टेन बैरल वायरस के कारण हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में सिक टेस्ट। एस को क्या करा आपने? डी से जोड़ा। एस को किससे जोड़ा? डी से। और डी को किससे जोड़ा? एस से जोड़ा। तो डिक टेस्ट में क्या करेंगे? स्कारलेट फीवर। किससे? स्कारलेट फीवर। और एस मतलब सिक टेस्ट किससे जोड़ा? डिप्थीरिया से। क्लियर? यहां तक क्लियर है? मेंटॉक्स टेस्ट तो आपको पता ही है, मेंटॉक्स टेस्ट किसमें होता है? ट्यूबरकुलोसिस के अंदर होता है। लेप्रोमिन टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट लेप्रोसी के लिए होगा, इसमें कोई समझने की कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हैंसन बीमारी बोलते हैं क्योंकि इसके जो आविष्कारक है, इसके आविष्कारक लेप्रोसी के हैं, वो कौन है? हैंसन है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस अगर क्वेश्चन पूछ ले तो बोलते हैं डेक्सोना। क्या बोलेंगे आप? डेक्सोना। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी ड्रग ऑफ चॉइस? टेस्ट की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस। तो क्या बोल देंगे वन लाइनर क्वेश्चन में? डेक्सोना। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में विडाल टेस्ट। देखिए गौर से समझिएगा, विडाल 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 पूछ रहा है, विडाल टेस्ट। और दूसरे नंबर पे पूछ रहा है व्हील फेलिक्स टेस्ट। क्या बोल रहे हैं? व्हील फेलिक्स टेस्ट। तो याद रखें, कई बार पेपर में आता है विडाल टेस्ट टाइफाइड। विडाल टेस्ट क्या हुआ? टाइफाइड। और व्हील फेलिक्स टेस्ट क्या हुआ? टाइफस। क्या हुआ? टाइफस फीवर। ये समझाने का टाइम नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक बनाने का टाइम है, याद करने का टाइम है, डायरेक्ट हिट करने का टाइम है आपको। तो ये बात समझने की, विडाल टेस्ट किस में करेंगे? विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर में करेंगे। टाइफाइड इसका कॉजेज होता है। और अगर आप पूछे व्हील फेलिक्स टाइफस फीवर के अंदर करेंगे तो कौन कौन से कंप्लीट हुए? विडाल टेस्ट कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपके पास में कोल्ड हेमीग्लूटिनेशन टेस्ट, इसको आपको याद करने की खास जरूरत नहीं है। पॉल बुंडेल टेस्ट हुआ, वेल फेलिक्स टेस्ट हुआ। नेक्स्ट नंबर पे सिक एंड डिक टेस्ट हुआ, मेंटॉक्स टेस्ट हुआ, लेप्रोमिन टेस्ट हुआ और ब्रुसेलिन टेस्ट, ब्रुसेलोसिस की जांच के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका सामने टेस्ट जो थे नॉर्मल, जो आपने इसकी सामने को कंप्लीट किया। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में नेक्स्ट है, अब आपके पास में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है। इसकी अपन के प्रीति अग्रवाल के अंदर एक सारणी दे रखी है डीएनए वायरस की और आरएनए वायरस की। तो सबसे पहले अपन आरएनए वायरस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे, और वो क्या है? वो है रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस। अब आपको पता होना चाहिए रेट्रोवायरस के अंदर क्या रखेंगे। आप काउंट करेंगे तो आप बोलेंगे एचआईवी, ह्यूमन डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर? तो आपके सामने सबसे पहला क्लियर होता है कि रेट्रोवायरस क्या होता है? आरएनए वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का होता है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आता है, देखिए MMR। क्लियर? ये क्या होता है? M फॉर मीजल्स। क्या होता है? मीजल्स। M फॉर मम्स। क्या होता है? मम्स। और R फॉर क्या होता है? रुबेला। क्या होता है? रुबेला। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। फर्स्ट M को मम्स मत बना देना, सेकंड M को मीजल्स मत बना देना। MMR, मीजल्स, मम्स, रुबेला। इसके नीचे एक बार निमोनिक सेट कर दो, PMT। MMR को नीचे क्या लिख दो? PMT। अब इसको अलग अलग कर दो, M फॉर M, M फॉर N। तो अब आप क्या लिखेंगे? मीजल्स। मीजल्स किस कारण हो रहा है? मीजल्स हो रहा है। P फॉर पैरामिक्सो वायरस। किसके कारण हो रहा है? पैरामिक्सो
वायरस, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे आता है मम्स, मम्स किस कारण से हो रहा है, तो आप बोलेंगे मम्स हो रहा है मिक्सो वायरस, क्लियर, मिक्सो वायरस। नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है आपके सामने आर, रुबेला, रुबेला किस कारण हो रहा है, तो आप बोल देंगे टोगा वायरस, क्या हो रहा है, टोगा वायरस, क्लियर, बात समझ में आई। तो यहाँ पर अपन एक टोगा वायरस को रख देते हैं, देखो गौर से देखिएगा, टोगा वायरस। यहाँ पर अपन ने लिखा है डेंगू फीवर और येलो फीवर। येलो फीवर मैंने बताया था, येलो फीवर क्या होता है, 70D वैक्सीन होती है, MMR-OA, MMR-OA, मीजल्स, मीजल्स मम रुबेला, R फॉर रोटा वायरस, O फॉर ओरल पोलियो और Y फॉर येलो फीवर। येलो फीवर इसका मतलब ये क्या हुआ, लाइव वायरल वैक्सीन हुई, समझ रहे हैं बात को, याद करना हर चीज को आपको। तो आपको डेंगू वायरस और येलो फीवर किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे आप, टोगा वायरस के अंदर रखेंगे। ये डेंगू से एक संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि कौन सा फीवर खतरनाक होता है, तो आप बोलेंगे DHF सेकंड, डेंगू हेमोरेजिक फीवर टाइप सेकंड, सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है रेबीज। रेबीज को किस कैटेगरी में रखा गया है, रैप्डो वायरस के में, किस में रखा गया है, रैप्डो वायरस में। इसका एक और नाम होता है लाइसा वायरस, क्या होता है, लाइसा वायरस। तो याद रखें आप। अब आपको कौन कौन से कंप्लीट हुए दोबारा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला रिट्रो वायरस, अगर आपसे पूछे कि HIV क्या है, RNA DNA, तो आप बोल देंगे इट इज RNA। सेकंड नंबर पे क्या बोला आपने, टोगा वायरस, टोगा वायरस के अंदर क्या क्या रखे, डेंगू फीवर और येलो फीवर, ये क्या है, RNA वायरस है। नेक्स्ट नंबर पे क्या रखा आपने, नेक्स्ट नंबर पे रखा आपने रेबीज, रेबीज रैप्डो वायरस के ग्रुप में आता है, और यहां पर रैप्डो वायरस बोल रहे हैं तो इसका दूसरा नाम भी क्या है, लाइसा वायरस, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आप समझने की कोशिश करिए, और वो क्या है, मीजल्स और मम्स, मीजल्स और मम्स। मैंने बताया मीजल्स इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस एंड मम्स इज कॉज्ड बाय मिक्सो वायरस। तो मीजल्स और मम्स को एक ही कैटेगरी में किस में रखा अपन ने, पैरामिक्सो वायरस। तो पैरामिक्सो वायरस RNA DNA, तो आप बोलेंगे RNA। अब मैं जहां तक सोच सकता हूं आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी, एकदम समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से अपन को सारणियों को समझना है, कितने कॉन्सेंट्रेशन देना है, ज्यादा निमोनिकों के चक्कर में नहीं घुसना है, बस फ्रेश माइंड से समझिए, पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने क्लियर हो जाएगा। उसको तुरंत रिवाइज करिए, बार बार कॉपी में लिखिए, आपको कैसे याद नहीं होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, दोबारा से देखिए एक बार आप। RNA वायरस के अंदर सबसे पहले रिट्रो वायरस, इट इज RNA वायरस, कॉजेज HIV। सेकंड नंबर पे आपने क्या देखा, सेकंड नंबर पे आपने देखा टोगा वायरस। टोगा वायरस के अंदर आपने क्या क्या देखा, डेंगू फीवर और येलो फीवर। नेक्स्ट नंबर पे आपने देखा रैप्डो वायरस, रेबीज। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आपने क्या देखा, नेक्स्ट नंबर पे देखा मीजल्स एंड मम्स, इट कॉजेज पैरामिक्सो वायरस, PMT याद रखना, MMR PMT, MMR PMT, मीजल्स इज कॉज्ड पैरामिक्सो, मम्स इज कॉज्ड मिक्सो एंड R फॉर टोगा वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये कौन कौन से कंप्लीट है, पैरामिक्सो वायरस, रिट्रो वायरस, रैप्डो वायरस, टोगा वायरस। अब आपको कोरोना वायरस को तो क्या समझाना, कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया ही अब जान चुकी है, कोरोना वायरस कारण समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आपको याद रखना ऑर्थोमिक्सो वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस में इन्फ्लुएंजा ABC, ये किसके अंदर है, ऑर्थोमिक्सो वायरस में। पिकोरना वायरस, थोड़ा सा याद रखें, पिकोरना, ये कोरोना नहीं है, पिकोरना वायरस है। कॉक्सिकाई, पोलियो और इको वायरस किसके अंदर काउंटेबल है, तो RNA वायरस के अंदर काउंटेबल है। इस बात को आपको ढंग से समझना है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ग्रुप है RNA वायरस में, तो आप बोलेंगे ऑर्थोमिक्सो वायरस, क्लियर, कोरोना वायरस, पैरामिक्सो वायरस, पिकोरना वायरस, रिट्रो वायरस, रैप्डो वायरस और टोगा वायरस, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में आता है कुछ बैक्टीरियल नेम। अब आपको इनको याद करना है, इसमें कोई निमोनिक नहीं है, इसको बार बार याद करना है ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागे। तो कॉमन जो यहां पर दे रखे हैं डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किस कारण होगा, तो आप बोलेंगे कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी, पर्ट्यूसिस तो बॉटीडेला पर्ट्यूसिस, टिटनस, टिटनस क्लोस्ट्राडियम टिटनी। समझ रहे हैं, इसके क्लासिकल साइन क्या होते हैं, याद रखना, क्लासिकल साइन क्लोस्ट्राडियम टिटनी कॉजेज हैं। टिटनस के क्लासिकल साइन क्या होंगे, तो आप बोलेंगे लॉक्ड जॉ, क्या बोलेंगे आप, लॉक्ड जॉ, लॉक्ड जॉ, लॉक्ड जॉ। इसका दूसरा नाम क्या होता है लॉक्ड जॉ का, ट्रिस्मस, क्या होता है, ट्रिस्मस, TRISMUS, ट्रिस्मस और लॉक्ड जॉ, लॉक्ड जॉ और ट्रिस्मस। सेकंड नंबर पे ओपिस्टोटोनस ट्रंक, ओपिस्टोटोनस ट्रंक, ओपिस्टोटोनस ट्रंक एंड फाइनली रीसस सार्डोनिकस, रीसस सार्डोनिकस,
निकस। याद रखें ये तीनों क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये किसके क्लासिकल साइन है, टिटनस के साइन है, नॉट टिटेनी। टिटेनी इज कॉज्ड बाय द हाइपोकैल्सियम एंड द क्लासिकल साइन आर Chuvastek साइन, ट्रोसियोस साइन, मसल स्पास्म, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कंडीशन एक्सेट्रा, जो कि मैंने आपको ढंग से इसके वीडियोस भी अपलोडेड हैं और अब मेरी ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है सारे के सारे वीडियोस। आपको इनके बारे में हाइपोकैल्शियम तो मैं सोचता हूँ ढंग से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में ट्यूबरक्लोसिस किस कारण होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट नंबर पे गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, कोलेरा, वाइब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट नंबर पे टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफाई, ब्रुसेलोसिस ब्रुसेला, प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, सिफिलिस बहुत बार आता है पेपर में, ट्रेपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस किस कारण होगा, ट्रेपोनिमा पैलिडम। इसके कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है आईएफए। क्या है इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, आईएफए, इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे टेस्ट। अदर टेस्ट की बात करें तो आप बोल सकते हैं इसमें वीडीआरएल भी होगा, वॉशरमैन रिएक्शन भी होगा, कान टेस्ट भी होगा, कई सारे टेस्ट होंगे। कि कान टेस्ट किससे संबंधित है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बोल देंगे सिफिलिस। वीडीआरएल की फुल फॉर्म का होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च एंड लेबोरेटरी। आईएफए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे टेस्ट। एंड वॉशरमैन रिएक्शन, ये क्या है, वॉशरमैन रिएक्शन। वॉशरमैन रिएक्शन किसमें देखने को मिलेगी, तो आप बोल देंगे सिफिलिस। 1 पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, 1 पॉइंट समझना, वॉशरमैन रिएक्शन के ऊपर पूरा दिन नहीं लगा देना है, बस इतना समझना है कि कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, अदर टेस्ट क्या है, बस इतना सारा पॉजिटिव कॉज क्या है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आता है लेप्रोसी, तो आप बोल देंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी डेप्सोना, टॉन्सिलाइटिस, स्टेफिलोकोकस ऑरिस, एक्यूट रूमेटिक फीवर, स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोनिया, निमोकोकाई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इकोलाई, यूटीआई, इकोलाई एंड गैस्ट्राइटिस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कंफर्मेटरी टेस्ट यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में नेक्स्ट चार्ट की अगर अपन बात करें, अब कुछ वायरल जनित बीमारियां यहां पर देखिए। सबसे पहले चिकन, अब आपको मैंने बताया कि एम और आर मीजल्स मम्स रूबेला, तो उसमें रख दो पीएमटी, मीजल्स कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस, एम फॉर मम्स इज कॉज्ड बाय मिक्सोवायरस एंड आर कॉज्ड बाय मीजल्स मम रूबेला, रूबेला इज कॉज्ड बाय टोगा वायरस। तो यहां पर रखें कि मीजल्स किस कारण हो रहा है, तो आपने क्या बोल दिया, मीजल्स कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। मम्स किस कारण हो रहा है, मिक्सोवायरस। एंड रूबेला किस कारण हो रहा है, टोगा वायरस के कारण से। यहां पर चिकन पॉक्स किस कारण हो रहा है, तो आप बोल देंगे वेरिसेला जोस्टर वायरस। यहां पर अगर अपन पूछे शिंगल्स किस कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, शिंगेल्स किस कारण से हो रहा है, हिंदी में लिख देता हूं, शिंगेल्स इज कॉज्ड बाय, शिंगेल्स इज कॉज्ड बाय। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आता है, ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। शिंगेल्स इज कॉज्ड बाय, एक बार अगर किसी स्टूडेंट को एक बार चिकन पॉक्स हो गया, इट मींस एक बार अगर कोई वायरस, चिकन पॉक्स वायरस इज कॉज्ड बाय द वेरिसेला जोस्टर वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया, आपने उसको ट्रीट कर दिया, लेकिन डोमिनेंटली ये क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इट्स फेवरेबल साइट आर डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन। एक बार अगर किसी क्लाइंट को चिकन पॉक्स हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वह बॉडी के अंदर एंटर कर गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। ये कहां है, सुषुप्त अवस्था में, इन एक्टिव स्टेज के अंदर कहां पे प्रेजेंट है, डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट है। आई अगेन रिपीट, जब किसी चिल्ड्रन को चिकन पॉक्स हुआ और ट्रीट हो गया, सही हो गया, लेकिन वो वायरस कहां पर प्रेजेंट है, वो वायरस प्रेजेंट है इन एक्टिव स्टेज में, कहां पर, डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन पर प्रेजेंट है। समझ रहे हैं बात को। और जब ये बच्चा बड़ा हुआ और फ्यूचर में जाके अगर इसकी इसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल को HIV कंडीशन हुई या टीबी हुआ, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, इम्यूनिटी कम होने की कोशिश करेगी, तो इस कंडीशन में जैसे इम्यूनिटी कम होगी तो यहां पर आप समझिए कि ये जो वायरस था जो इनएक्टिव स्टेज में था वो अब क्या हो जाएगा, एक्टिव स्टेज में आ जाएगा, और इसे ही क्या बोलेंगे आप, शिंगेल्स बोलेंगे। देन डेफिनेटली व्हाट इज द सेइंग ऑफ Shingles, reactivation of वेरिसेला जोस्टर वायरस। समझ रहे हैं। अब आपसे पूछता है कि इसमें आप क्लाइंट को क्या सलाह देंगे, एक ही लाइन का क्वेश्चन आता है
फिर शिंगल्स में आप क्लाइंट को क्या सलाह देंगे, तो आपका ऑप्शन में लिखा होता है ईयरली आई चेकअप करवाने की सलाह देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है एक बार बॉडी में एंटर किया, डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन में रहेगा इनएक्टिव स्टेज में। डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन की एनाटॉमिकल लोकेशन किसके पास में होती है? ऑप्टिक डिस्क के पास में होती है। तो यहाँ पर वो क्लाइंट ब्लाइंडनेस को लीड करता है, तो ईयरली आई एग्जामिनेशन आपको करवाना है। देन चिकन पॉक्स क्लियर, मीजल्स क्लियर, शिंगल्स क्लियर, रुबेला क्लियर, मंक्स क्लियर, इन्फ्लुएंजा बताने की जरूरत नहीं, इन्फ्लुएंजा वायरस एबीसी, पोलियो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारस ये बहुत परेशान कर रहा होगा, पहले करता था अब नहीं करेगा। अब तो हर को पता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। अब आपको समझ लीजिए वायरस है, खत्म नहीं होगा, आगे वाली संतति में क्या होगा, 10 साल बाद में, 20 साल बाद में जो आज पॉजिटिव हो रहे हैं वो 10 साल बाद में भी कोई ना कोई नए चीज को कंडीशन को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वायरस खत्म नहीं होता है, इनएक्टिव स्टेज में मोस्टली पाया जाता है। समझने की कोशिश करिएगा। तो इसलिए आपको अपना बचाव बहुत ज्यादा करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। समझ रहे हैं? नेक्स्ट नंबर पे हेपेटाइटिस ए, फीकल ओरल रूट, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, रेबीज बताया था, लाइसा वायरस रैप्टो वायरस की ग्रुप में होता है। अगर आपसे पूछे आरएनए डीएनए तो तुरंत याद करने की कोशिश करिए। सर ने क्या बताया था? टोगा वायरस के अंदर क्या बताया था? डेंगू और येलो किस में आएगा? आरएनए। नेक्स्ट नंबर पे रैप्टो वायरस, रेबीज किस में आया था? आरएनए। समझ रहे? रेट्रो वायरस किस में आया था? आरएनए। पिकॉर्ना वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, ये सब के सब किस में? आरएनए में। समझ रहे हैं? येलो फीवर फ्लेवी वायरस की कैटेगरी में आएगा, 70 वैक्सीन है, एड्स इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर?